नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास कल से होगा शुरू। बीजेपी लीडर कालिदास कोलंबकर ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के अबूरी स्पीकर के तौर पर लिया हलफ। कौन सा कलमदान किसे मिलेगा, इसका फैसला हम तीनों मिलकर करेंगे। माजी में उजरा के काम को देखकर कलमदान किया जाएगा तकसीम, देवेंद्र फडणवीस का बयान। बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 साल मुकम्मल। मौजूदा हालात के पेश नजर आज जुमे की नमाज के दौरान मुल्क के बेशतर मसाजिद के बाहर थे सख्त सिक्योरिटी। और खबरों की तफसील। कल से महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास शुरू हो रहा है, जो 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस बीच आज हंगामी बुनियाद पर बीजेपी लीडर कालिदास कोलंबकर ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के अबूरी स्पीकर के तौर पर हलफ ले लिया। गवर्नर ने इन्हें हलफ दिलाया। हंगामी अध्यक्ष बनाने के लिए राज्यपाल ने मेरे को इधर किया। सर आप अभी हो गया ना, मेरा सिक्योरिटी दिया, मेरा देवेंद्र जी पे आई। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने आज पहली चीज़ जिस पर मैंने दस्तखत किया है वो ये है कि मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इलाज के लिए एक मरीज़ को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए देने का फैसला किया। इस बार हमें जिस तरह का दबाव या मैंडेट मिला है, मुझ पर दबाव ज़रूर है, लोगों की मोहब्बत का दबाव, और मैं समझता हूँ कि जब तवक्कुआत बड़ी हों तो चैलेंज भी बड़ा होता है, क्योंकि लोगों को आपसे तवक्कुआत हैं, इसलिए दबाव ज़रूरी है। जहाँ तक मालियाती नज़्म व ज़ब्त का ताल्लुक़ है, हमें यकीनी तौर पर इस पर काम करना पड़ेगा। हम बजट को बैलेंस करेंगे। कौन सा कलमदान किसे मिलेगा, इसका फैसला हम तीनों मिलकर करेंगे। माजी में वज़रा के काम को देखकर कलमदान तकसीम किया जाएगा। डिले है ऐसा मैं नहीं मानता। इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था। 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था। तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं। एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है। कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है। वो कंसल्टेशन हमने किया है। करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं। वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत। और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है। कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हुए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे साथी अमजद खान इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। अमजद, शुरुआत आपसे करूंगा कि कल हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई, सीएम और डिप्टी सीएम बन गए। अब कल से खुसूसी इजलास जो असेंबली का वो शुरू हो रहा है, क्या कुछ देखने को मिलेगा पहले दिन? देखिए, पहले दिन बता दूं, कालिदास कोलंबकर को जो है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट स्पीकर जो है वो बनाया गया है। तमाम जो विधायक है, 228 विधायक को कहीं ना कहीं शपथ विधि जो है वो करी जाएगी और तमाम जो विधायक उनको कहीं ना कहीं शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद अगर सेशन की बात करें तो नागपुर में पहला विंटर सेशन जो है नागपुर में शुरुआत उसकी होनी है। अब देखना होगा कि नागपुर के विंटर सेशन के अंदर विपक्ष जो है कितनी मजबूती से अपनी बात रख पाता है, क्योंकि महाराष्ट्र के इतिहास में विपक्ष जो है ये पहली मरतबा ऐसा असेंबली लग रहा है कि महाराष्ट्र का विपक्ष जो है काफी ज्यादा कमजोर नजर आएगा। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र के विपक्ष के अंदर कितनी उनकी आवाज सुनी जाती है और कितने दमखम से जो महाराष्ट्र का विपक्ष जो है वो तैयारी करता है। अगर बात कर ले हम अगर ये तीनों सरकार में जो तीनों घट शामिल है, चाहे अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो और देवेंद्र फडणवीस हो, ये तीनों के तीनों ही जो है गठबंधन की सरकार जो है इसके पहले भी 2.5 साल चलती हुई नजर आई। लेकिन इस बार जो सरकार का जो मामला है वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि बीजेपी के पास क्योंकि पूर्ण बहुमत से कुछ सीटें ही जो है वो कम है। हालांकि तीनों बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि हम जो है मिलीजुल सरकार जो है वो उसी तरीके से 5 साल आने वाले 5 साल भी जो है इसी तरीके से सरकार चलेगी। लेकिन हमने देखा कि एकनाथ शिंदे जो है डिप्टी सीएम को लेके किस तरीके से नाराज थे। हमने कल भी ये देखा कि कल जो उनकी कुर्सी थी, हमने ये देखा कि अजित पवार
और कहीं ना कहीं जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तीनों ही जो थे, आज जब एकनाथ शिंदे सीएम हुआ करते थे दोनों आजू बाजू की बगल की कुर्सी में बैठा करते थे, लेकिन कल देखा हमने कि 4 कुर्सी बाद जो है एकनाथ शिंदे जो है वो बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, और सूत्र ये भी बता रहे कि एकनाथ शिंदे ने जब अमित शाह जी से बात करी थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे मुख्यमंत्री जो है सिर्फ 6 महीने के लिए भी बना दिया जाए तो मैं 6 महीने के अंदर इतना काम कर लूंगा कि मेरी इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का आला कमान है, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना था कि बहुमत जो है वो हमें मिला है, मैंडेट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है, तो वो बीजेपी को ही सरकार बनानी चाहिए। अब बड़े भाई की भूमिका में हमने ये देखा था कि 3 दशकों से बीजेपी और शिवसेना का अलायंस हुआ करता था, तो अब बीजेपी जो है छोटे भाई की भूमिका निभाते नजर आती थी, लेकिन अब बीजेपी जो है महाराष्ट्र के अंदर बड़े भाई की भूमिका। बिल्कुल अमजद, एक सवाल ये करना चाहूंगा कि वजीर आला और नायब वजीर आला का तो तय हो चुका है, लेकिन वज़रा का जो कलमदान है वो अभी तकसीम होना है। क्या तीनों पार्टियां आसानी से मान जाएंगे इस चीज को के लिए किसको क्या मिलेगा या किसके हिस्से में क्या आएगा? देखिए, लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है जब से ही शपथ विधि हुई, उसके बाद से तीनों ही जो घटक दल के जो एमएलए है, विधायक है, वो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री की दौड़ के अंदर अपनी अपनी जो लॉबिंग है वो शुरू कर चुके हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो है उनके पास वही पोर्टफोलियो जो है वापस मिले। अब क्योंकि एकनाथ शिंदे गठ के अंदर देखा यह गया था कि शिवसेना से टूट के 40 विधायक जो थे वो कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वो अलग पार्टी बनाई थी। अब उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है वो जो विधायक जो थे उनको मिनिस्ट्री जो मिली थी वो वापस से रिटेन करना चाहते हैं, और उस वक्त मामला ये था कि 40 विधायक जब एकनाथ शिंदे के पास हुआ करते थे, अभी 57 विधायक जो है एकनाथ शिंदे के पास जो है आंकड़ा 17 का बढ़ चुका है। तो जो नए लोग विधायक जीत के आए हैं या जो पुराने विधायक है, जो पुरानी सरकार में उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं फिर से वो इच्छुक है कि उस सरकार में ये कहा गया था कि कैबिनेट विस्तार होगा तो उनको कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। अगर अजित पवार की बात करें तो अजित पवार के साथ भी यही मामला है कि एनसीपी जब टूटी तो कम से कम 35 से 40 विधायक जो है वो भी अपने साथ तोड़ के जो है वो लेके गए थे, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये कहना था अपने विधायकों के कि आने वाले वक्त में जब कैबिनेट विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं उनको कैबिनेट के अंदर जो है जगह मिल सकती है। अब देख रहे होगा कि दोनों ही पार्टी के जो दल है, दोनों ही पार्टी के जो विधायक है वो कितना आने वाले सत्र के अंदर कितना साथ देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद। फडणवीस ने भी कहा है कि मुझ पर दबाव है, पर मोहब्बत का दबाव, लेकिन आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि वाकई दबाव किसका है, पार्टियों का दबाव है या लोगों की मोहब्बत का दबाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर राजू वाघमारे ने कहा कि 17 दिसंबर से पहले काबीना में तोसी होगी। इन्होंने यह भी वाजे किया कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है, अगर नाराज होते तो हलफ बर्दारी तकरीब में क्यों आते। देखिए, कल शपथ विधि के बाद मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो जल्दी होना पड़ेगा, अभी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 17 तारीख को अधिवेशन तय कर दिया है। तो अधिवेशन के पहले अभी कल परसों में सभी को शपथ दिया जाएगा, सभी एमएलएस को, और मंत्रिमंडल की चर्चा तो शुरू ही है। तो मेरे ख्याल से 17 तारीख के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। देखिए, हम बार बार कहना चाहते हैं कि ना एकनाथ शिंदे साहब नाराज है, ना शिवसेना नाराज है। अगर नाराज रहते थे तो कल शपथ विधि में क्यों हम उधर समाविष्ट होते थे, हमने नहीं होते थे। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये सब पेड न्यूज इधर उधर शुरू है कि शिंदे साहब नाराज है। शिंदे साहब नाराज नहीं है। लास्ट बुधवार को ही हमने पूरी तरह से समर्थन दे दिया था। कल शपथ विधि में साहब ने खुद डीसीएम का शपथ लिया, जो पहले सीएम थे, कॉमन मैन। अभी डेरिंगबाज कॉमन मैन डीसीएम हो गए हैं, तो डेरिंगबाज कॉमन मैन का शपथ उन्होंने ले लिया है। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने नायब वज़ीर आला के तौर पर अपना ओहदा कबूल कर लिया। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी भी होगी। बहुत बड़ा मैंडेट था और थोड़ा बीच में थोड़ा टाइम गया। माननीय एकनाथ शिंदे जी की थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने डेप्यूटी सीएम को तो स्वीकारा है, और महायुति में एकनाथ शिंदे की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और जरूर मुख्यमंत्री रहे थे, उनकी भावना को हम समझ सकते हैं। लेकिन बीजेपी का स्टैंड ये था कि भाई आपको 2.5 साल हमने मुख्यमंत्री बनाया था, तो भी बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को मौका मिलना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे जी ने मान लिया है, और अभी देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार जी
तीनों मिलकर मतलब महाराष्ट्र को विकास की दिशा से आगे ले जाएगी। लेकिन जल्दी जल्दी अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी जल्दी होने की आवश्यकता है। 7-8 तारीख को सभी विधायकों की शपथ हो रही है और उसके बाद शायद 2-3 दिन के अंदर ही शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो सकता है राजभवन में ही। और सभी पार्टियों को मतलब जो तालमेल है वो हमारा अच्छा। किसानों के एहतजाज पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किसानों का एहतजाज जारी है। बीजेपी किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी एक किसान मुखालिफ हुकूमत है। इन्होंने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। It is just so unfortunate that the farmers continue to fight and the Bharatiya Janata Party continues to ignore them. It is an anti-farmer government. It is a government which brought in 3 black laws. It is a government which saw the death of over 700 farmers. It is a government which saw the Lakhimpur Kheri deaths, which had the involvement of some BJP leaders. And they were forced to take back the anti-farm laws despite calling them Khalistanis, Pakistan sympathizers, terrorists, and God knows what many words were used for them. And even today, whatever commitment was made to them, whether through MSP, through ensuring that their farmer incomes better, their lives become better. In fact, even the Vice President of India has spoken to the Agriculture Minister. पुलिस के मुताबिक असेंबली इंतखाबात के आज़ाद उम्मीदवार शेख अहमद के घर पर फायरिंग का मामला फर्जी निकला। महाराष्ट्र जलगांव में 18 नवंबर सुबह 4 बजे असेंबली इंतखाबात के बागी उम्मीदवार शेख अहमद के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जो कि फर्जी निकला, जिसमें शेख अहमद, इनके साले और बेटे शफ़ान को पुलिस ने तहकीकात के बाद हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक इंतखाबात में लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए फायरिंग कराई गई थी। 18 नोव्हेंबर तारीख सकाळी अंदाजे 4 वाजता जळगाव विधानसभा कॉन्स्टिट्युन्सीचे इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट होतं, त्याचं नाव होतं शेख अहमद शेख हुसेन गुलाम हुसेन, वय 51 वर्ष। ह्यांच्या घरावरती फायरिंग केलं म्हणून आम्हाला रिपोर्टिंग झालं होतं आणि तिथं पूर्ण शोध केल्यानंतर इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये तिथं खरंच त्यांचा तो पहिला मजल्यावर राहत होता, त्यांचा घरचं खिडकीचं काच तुटले होते 2 बुलेट लागून आणि 1 बुलेट त्यांचं वॉलवर लागले होते। आणि गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम्ही पूर्ण चौकशी आणि तपास चालू होते। तपासादरम्यान काही सीसीटीव्ही आणि आणखी तांत्रिक माहिती आणि हे सर्व दृष्टीने आम्ही तपास चालू असताना त्यांचं स्वतःचं जे कंप्लेंट होतं ते स्वतःचं साला जे मालेगावमध्ये राहतात ते इन्वॉल्व आहे। नांदेड़ शहर के शिवाजी नगर इलाके के भगवती अस्पताल में गुज़िश्ता रोज़ एक 35 साला नौजवान ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त रविंद्र श्याम राव के तौर पर हुई है, जो एवत महल ज़िले के महागांव का रिहायशी था। इतला के मुताबिक रविंद्र को शराब के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बीमारी हो गई थी। इसे 1 दिसंबर को इलाज के लिए भगवती अस्पताल में दाखिल किया गया था। अस्पताल के मुताबिक इनकी हालत में बेहतरी आ रही थी, लेकिन जुमेरात की सुबह तकरीबन 8:30 बजे इसने अचानक चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने मामले की FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हमारे यहाँ पे मिस्टर रविंद्र कोकने, उम्र 32 साल, रहने वाला महागांव तालुका का रुग्ण भर्ती था। वो दारू के ज़्यादा सेवन की वजह से पेट में दुखने की वजह से स्वादुपिंड, जिसको मराठी में स्वादुपिंड बोलते हैं, पैंक्रिया, उस पर सूजन आने की वजह से भर्ती था। आते वक्त पेशेंट को बहुत पेट में दर्द था, खाना नहीं खा सकता था, उल्टियाँ होती थी। उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन जो थी बहुत गंभीर थी। उसके बाद अपन जो प्राथमिक ट्रीटमेंट और बाद में जो 3 दिन ट्रीटमेंट करे, उसमें पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुई। इम्प्रूवमेंट होने के बाद पेशेंट को अपन ने ICU में से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। एक दिन पेशेंट जनरल वार्ड में भी स्टेबल था, लेकिन आज सुबह 8:30 के करीब पेशेंट ने नैराश्य में आके, डिप्रेशन में आके पेशेंट ने 4थे मंजिले से जाके ऊपर से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मालेगांव शहर में AIMIM की जानिब से मुनक़िदा मीटिंग में खिताब करते हुए AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी और औरंगाबाद के कुछ उलमा के बारे में तबसरा किया था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने ओवैसी के बयान पर नाराज़गी जाहिर की और कहा कि नाराज़गी का इजहार करने के भी आदाब होते हैं। जहाँ तक बात इसकी है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक फहरिस्त जारी की, लोगों को
को वोट देने की अपील की। तो इस सिलसिले में मुझ समेत बहुत से लोगों को उनसे इत्तेफाक नहीं है। और उसी वक्त जब अभी नतीजा आया भी नहीं था, जिस वक्त उन्होंने फहरिस्त जारी की थी, उस वक्त भी मैंने बराह रास्त हज़रत मौलाना से ये अर्ज़ किया था कि इससे कम से कम मुझे इत्तेफाक नहीं है। लेकिन हमारे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह उस पर इजहार ख़याल फरमाया है, वो मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं था। ज़ाहिर है कि हम लोग किसी से इख्तिलाफ़ राय का इजहार एक मुहज़्ज़ब दायरे में कर सकते हैं, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि उन्होंने लिफाफे वाली जो बात कही है वो मौलाना सज्जाद साहब के बारे में नहीं कही है। उसका पस मंज़र दूसरा है। वो औरंगाबाद के उलमाए किराम, बाज़ उलमाए किराम के पस मंज़र में वो बात कही गई है, लेकिन वो बात भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे माक़ूल और सुलझे हुए शख्स की ज़ुबान से अच्छी नहीं लगी। उलमाए किराम को बराह रास्त इस तरह मुखातब करना, मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई तायीद कर सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की जानिब से एक दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है कि इंतखाबात बैलेट पेपर पर होने चाहिए। रियासती कांग्रेस कमेटी की तरफ से दस्तखती मुहिम शुरू करने की जानकारी दी गई कि तमाम इंतखाबात बैलेट पेपर पर कराए जाएं। रियासती कांग्रेस सदर नाना पटोले की क़यादत में रियासत भर में दस्तखती मुहिम शुरू कर दी गई है। ये मुहिम जल्द शहर के हर वार्ड में चलाई जाएगी। इस बात की जानकारी सिटी डिस्ट्रिक्ट सदर शेख महमूद ने दी। इस दौरान कांग्रेस कॉरपोरेटर और ओहदेदार भी मौजूद थे। आमचे अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी संपूर्ण देशाच्या निवडणुका आहेत त्या बॅलेट पेपर व्हाव्यात म्हणून सर्व आदेश दिलेले आहेत। त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार नाना पटोले साहेबांनी या राज्यामध्ये दिनांक 5 डिसेंबर ते 20 डिसेंबर पर्यंत ज्या निवडणुका आहे मतपत्रिका व्हाव्या म्हणून अशी मागणी करण्यात। मुंबई में विजय दिवस अल्ट्रा मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। दौरान महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई में विजय दिवस अल्ट्रा मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने बी आर अम्बेडकर की 69वीं बरसी के मौके पर बी आर अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मरकजी वजीर रामदास अठावले ने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत है। बी आर अम्बेडकर का दिया हुआ आइन ये एक अजीम जमहूरियत है। यहाँ हज़ारों ज़ातें हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। वो सपना बाबा साहब अम्बेडकर जी का है और उस सपना पूरा करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मरण पूरी दुनिया में होता है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, ये लोकतंत्र जो है बहुत बढ़िया लोकतंत्र है। और अपने देश में हजारों जातियां हैं, अनेक भाषा के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी अपने देश को बिल्कुल टूटने का धोखा बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए हम सब लोग जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस वक्त नमन करते हैं। हर साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर, बहुत सारे मिनिस्टर, बहुत सारे मंत्री आते हैं, बहुत सारे अम्बेडकराइट लोग इधर आते हैं, बुद्धिस्ट मंक इधर आते हैं। और हर साल बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन किया जाता है। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर आज नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। धरने में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए मुसलमानों के साथ माजी में की गई नाइंसाफियों का जिक्र किया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा ऐसी नाइंसाफियां दोबारा ना होने पाए और इसके लिए ठोस इक़दाम किए जाए। हम लोग पिछले 10-11 सालों से लगातार बाबरी मस्जिद की शहादत के खिलाफ एसडीपीआई की जानिब से हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। अब तो लोगों के अंदर बहुत सारा एतमाद आ गया है कि हमको हमारे हक लेने के लिए अब मैदान में आना पड़ेगा। अब जो है हुकूमत को और ये फाशिस्ट लोगों को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अब जो है 1992 नहीं है, अब जो है वक्त बदल चुका है। अभी भी जो है मुसलमानों की मसाजिद पर बुरी नज़र रखकर फाशिस्ट लोग हुकूमत को अपने साथ मिलाकर उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके
वो फिर से जो है मस्जिदों के खिलाफ जो है साजिशें करना उन्होंने शुरू किया है। तमाम मुसलमानों को ये पैगाम मतलब लेना चाहिए कि आने वाले वक्तों में मस्जिदों के लिए और हमारे हक हासिल करने के लिए हमको अब मैदान में आना पड़ेगा। ये हमारी तारीखी गलती थी जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है कि आज एक नई फहरिस्त मस्जिदों को डिमोलिश करने की उन्होंने जारी की और 7 से 8 मस्जिदों की खुदाई करने का उसका जांच करने का कोर्ट ने आदेश भी दे चुका है। अब 30 करोड़ मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि माजी में तुमने कमीशनों पर एतमाद किया, क़ियादतों पर एतमाद किया, लीडर्स पर एतमाद की। आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 32 साल मुकम्मल हो गए। मस्जिद की शहादत के बाद से जिस तरह हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में मजहबी मुनाफरत और शिद्दत पसंदी बढ़ी है, इसके पेश नज़र मुल्क भर के बेशतर मसाजिद के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। नमाज जुमा के दौरान ख़ास तौर पर हसास इलाकों में अलर्ट जारी किया गया था। ख्याल है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के निज़ाम के बाद मुल्क भर में फसादात फूट पड़े थे, जिसके नतीजे में कई अफराद की जानें गई थी। आइए बाबरी मस्जिद की शहादत और उसकी तारीखी पस मंज़र पर एक नज़र डालते हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल हो गए। बाबरी मस्जिद की शहादत का वाकया हिंदुस्तान की तारीख का एक अलमनाक और मुतनाज़ा बाब है। यह वाकया न सिर्फ मजहबी जज्बात बल्कि सियासी और समाजी तनाव का अक्कास है। बाबरी मस्जिद को 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में तामीर कराया था। बाबरी मस्जिद को एक मुक़द्दस मकाम माना जाता था, लेकिन बाज़ हिंदू तंजीमों ने दावा किया कि राम जन्मभूमि पर तामीर की गई है। ये तनाज़ा 19वीं सदी में शिद्दत अख्तियार कर गया, लेकिन 80 की दहाई में इस मसले को सियासी तौर पर उजागर किया गया, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर की तामीर का मुतालबा शुरू हो गया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए, जिन्हें बाद सियासी जमातों और मजहबी तंजीमों की पुष्टपनाही हासिल थी, और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मजहबी अम आहंगी को नुकसान पहुँचाया है। मस्जिद के इनेदाम के दौरान पुलिस और इंतजामिया बेबस नजर आए, जो कि उस वक्त की हुकूमत की एक बड़ी नाकामी थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फिरक़ेवाराना फसादात फूट पड़े, जिनमें हजारों अफराद हलाक हुए और बेघर हुए। इस वाक़े ने हिंदुस्तानी माशरे में मजहबी तासुब और अदम रवादारी को मजीद गहरा कर दिया। आलमी बिरादरी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और हिंदुस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल उठाए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक तवील कानूनी जंग शुरू हुई। सन 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, लेकिन यह फैसला किसी भी फरीक को मुतमईन न कर सका। आखिरकार सन 2019 में हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुतनाज़ा जमीन हिंदुओं के हवाले की जाए और मुसलमानों को अयोध्या में मस्जिद की तामीर करने के लिए मुतबादल जमीन दी जाए। इस फैसले को बाज़ हल्कों ने इंसाफ की फतह करार दिया, जबकि दूसरों ने इसे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी करार दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म और मजहबी रवादारी के उसूलों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यह वाकया याद दिलाता है कि मजहबी और सियासी मफादात को मुल्क की वहदत और अवाम की हम आहंगी पर तरजीह देना माशरे को तकसीम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।